नमस्कार सारे महत्वाकांक्षी अभ्यर्थियों व दर्शकों। ग्रोथमोंट यूपीएससी के संधि सेवाओं एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण ऐसे संशोधित संपादकीय विश्लेषण के आज ही के यानी 26 जुलाई 2021 के दूसरे सत्र में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। पहले सत्र में हमने अति महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में देखा, जहां फंक्शनलिटी ऑफ डिफरेंट मिलिट्री सर्विसेज की बात की, कहाँ कहाँ समस्याएं हैं, कहाँ इसका समाधान है, उसके बारे में चर्चा की। आईएएफ को हमारी पूरी चर्चा में हमने केंद्र में रखा था। ऐसे ही दूसरे लेख में, जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया का है, हम लोग 30 ईयर्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को देखेंगे और यह रिफॉर्म्स ने कैसे भारत में जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं उसको बदल कर रख दिया, उसके बारे में देखेंगे। वैसे यह जो रिफॉर्म्स है वो आर्थिक रिफॉर्म्स हमें मालूम है, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, या लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन कह सकते हैं। अब ये सुधार तो आर्थिक है, मगर इसके जो रिपरकशंस है या इसकी जो असर है, इसकी जो इम्प्लीकेशंस है, वो भारत के राजनीतिक ढांचे के ऊपर पड़ी है। देखेंगे कैसे पड़ी है। टाइम्स ऑफ इंडिया का यह रिपोर्ट है, मीडिया रिपोर्ट है, हालांकि एडिटोरियल के सेक्शन में छपा है, मगर अपने आप में यह एक मीडिया रिपोर्ट का कार्य करता है। ऑन द अदर साइड अगर देखें तो ऊपर जो 3 मुख्य सुधार है जो भारत ने देखे 1991 में, नेमली लिबरलाइजेशन यानी कि उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण, और ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण या भूमंडलीयकरण। तो अब इसकी असर भारत के राजनीति के ऊपर कैसे पड़ी है वो हम लोग यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। नीचे जो आपको फाइल फोटो दृश्यमान है वो तब के हमारे प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और साथ ही में हमारे फिनेंस मिनिस्टर है जो कि मनमोहन सिंह है, ठीक है। और इन्हीं 2 महानुभावों का बहुत ही बड़ा योगदान रहा भारत में ऐसे बड़े बड़े पैमाने पर आर्थिक सुधारों को लागू करने के लिए। तो यही चीज़ों को आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। शुरू करेंगे हमारी बात डिजिटल रेप्लिका से। देखिए, दिस इज द डिजिटल रेप्लिका ऑफ the editorial which is printed actually in today's TOI, ठीक है। और how politics changed in 30 years of reforms, देखिए यह इसका मेन टाइटल है। और अलग अलग सब टॉपिक्स है, जैसे सीएम बिकेम पावरफुल, यानी कि अलग अलग राज्यों के जो मुख्यमंत्री है उनको अच्छी सत्ता मिली, अपना डिस्क्रिप्शन मिला, अपनी विवेक शक्ति का उपयोग कर सके। फिर बाद में वुमेन वोटेड मोर, वेस्ट एंड साउथ मार्च्ड अहेड ऑफ नॉर्थ एंड ईस्ट, यानी कि जो यहाँ जो दक्षिणी व पश्चिमी राज्य है उनका परफॉर्मेंस, उनका अभिनय बहुत ही अच्छा रहा इन कंपैरिजन टू उत्तरीय राज्य व पूर्वीय राज्य से, ठीक है। और अगर एग्जाम रिलेवेंस की बात करें तो एग्जाम रिलेवेंस में 2 चीज़ों के साथ यह जो पूरा लेख है वो जुड़ता है, जिसमें हम लोग जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 की बात कर सकते हैं। जीएस पेपर 2 में गवर्नेंस यानी कि जो रिफॉर्म्स लाए गए, और जीएस पेपर जो 3 है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि अपने आप में यह सुधार आर्थिक है, तो 70% आर्थिक दृष्टि से हमें भारत में जो है फायदा मिला है या भारत ने फायदा देखा है, ठीक है। तो इन 2 मुख्य विषयों के साथ आज की यह चर्चा जुड़ी हुई है। अब शुरू करेंगे। देखिए, सिग्नेचर हमारा जो स्टाइल है, सिग्नेचर क्लासिफिकेशन है इस सेगमेंट का, जो कि 3 जो है सब सेक्टर्स को या अपने लिए अपने साथ 3 पॉइंट्स को रखता है, जिनमें सबसे प्रथम है लेख का निष्कर्ष, दूसरे बिंदु पर लेख की महत्वपूर्ण बातें हैं, और तीसरे बिंदु पर हम लोग संशोधित तत्वों का जो है यहाँ समावेशन करते हैं। मगर यह लेख थोड़ा भिन्न है मीडिया रिपोर्ट के तहत या मीडिया रिपोर्ट के जैसे यह पूरी जो माहितियाँ हैं वो हमारे सामने आई है, तो इसका बाइफर्केशन थोड़ा सा भिन्न रहेगा। एक ही मुद्दे के ऊपर आज बात करेंगे, लेख की महत्वपूर्ण बातें, जिनमें हम लोग 4 या 5 बिंदु देखेंगे। शुरू करेंगे सबसे प्रथम बिंदु से। सबसे प्रथम बिंदु कहता है कि सीएम यानी कि जो मुख्यमंत्री है उनका अभिनय वैश्विक स्तर पर आया। आज दिन तक वे मात्र और मात्र जो है अपने आंतरिक राज्य संबंधी जो मुद्दे थे उसके साथ ही जुड़े हुए थे, उनको कोई अधिकार नहीं था, उनके पास कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं था। मगर यहाँ इस रिफॉर्म ने सीएम्स को या मुख्यमंत्रियों को अपने राज्य को कैसे डेवलप करे वो सोचने का मौका दिया और उस सोच का अमलीकरण करने की भी जगह दी। तो यहाँ ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो अलग अलग राज्यों के सीएम ने अपनी तरीके से अपने राज्यों को जो अनुकूल हो उस तरीके से नीति बनाई, औद्योगिक नीति बनाई, और उन नीतियों को अमल किया, और आज जो है नतीजा हमारे सामने है। अपने राज्यों में या अपने राज्यों को औद्योगिक राज्य बनाया, जिनमें सबसे प्रथम है कर्नाटका, आईटी डेवलपमेंट, आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल स्टेट, मेनली कॉटन या कॉटन जीन कह लीजिए, गुजरात अगेन इंडस्ट्रियल स्टेट। और गुजरात में तो जो तब के जो हमारे मुख्यमंत्री थे, जो आज हमारे
वर्तमान प्रधानमंत्री है माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा ग्लोबल समिट्स का आयोजन किया गया और बाहरी जो निवेशकार है, बाहरी जो कंपनियां हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, उनको एक न्योता दिया गया कि भाई आप आए, भारत आए, गुजरात आए और आप अपना व्यवसाय यहाँ स्थापे। तो अगर ये रिफॉर्म्स नहीं हुए होते तो मुझे लगता है कि ये ग्लोबल आई मीन जो गुजरात वाइब्रेंट की जो समिट है, ऐसी ग्लोबल इन्वेस्टिंग समिट्स का आयोजन ही ना हो पाता। बाहर से कोई जो निवेशकर है वो आता ही नहीं, क्योंकि यहाँ सीएम्स के द्वारा ही अट्रैक्ट करने का कोई प्रावधान नहीं था। मगर अब यह रिफॉर्म्स ने सीएम को एक खुली छूट दे दी है, एक परवानगी दे दी है कि भाई आप अपने राज्य का जो विकास है वो अपनी दृष्टि से अपने राज्य को जो अनुकूल हो उस तरीके से कर सके। और यहाँ राज्यों ने और राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने ये हमें कर दिखाया। अगर यहाँ एक हमें रेफरेंस ग्राफ देखना है, अगर उसे देखें तो हमें मालूम पड़ेगा कि कैसे एफडीए का जो शेयर है वो बढ़ा है ओवर द ईयर्स, ठीक है, और काफ़ी गुना बढ़ा है, जो हम लोग यहाँ इस बार डायग्राम की मदद से देखने का प्रयास करेंगे। देखिए यह एक हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम है, जिनमें सबसे प्रथम हमें 1981 से 1991 का जो एफडीआई है वो देखने को मिलता है, मात्र और मात्र $13 बिलियन, यानी कि 1300 करोड़ डॉलर मात्र। मगर रिफॉर्म्स के बाद अगर देखें तो देखिए आप 1991 से 2001 की जो अप्रूवल है वो एक एक राज्य, पूरी भारत की जो एफडीआई आई 1980s के दशक में, उनसे एक एक राज्यों की एफडीआई जो है वो ज़्यादा है। शुरू करेंगे राजस्थान से, जो सबसे कम है, जहां $25 बिलियन की एफडीआई आई है इन 10 वर्षों में। यूपी की बात करें तो 42 बिलियन, ओडिशा 82 बिलियन, आंध्र प्रदेश 124 बिलियन, गुजरात 168 बिलियन, तमिलनाडु 222 बिलियन, एंड द फर्स्ट स्टैंड्स महाराष्ट्र विथ लायंस शेयर ऑफ $456 बिलियन। ठीक है, तो ये जो एफडीआई का जो इंक्रीमेंट हमें देखने को मिला है, अगर हम इसे ग्राफ के ऊपर उतारे तो कुछ इस तरीके से यह ग्राफ बनेगा। ठीक है, प्रोग्रेसिव ग्राफ है और ये ऊपर की बाजू जाता हुआ दिखेगा, यानी कि एक प्रकार से डेवलपमेंट हो रहा है। एफडीआई जो है वो वर्ष प्रति वर्ष ज्यादा आ रही है, तो ये हमें यहाँ से देखने को मिलेगा। और इसी परिस्थिति ने आज राज्य की जो आर्थिक स्थिति है उसे बहुत ही अच्छा कर दिया है। मात्र राज्यों की ही नहीं, मगर राज्यों की आर्थिक परिस्थिति सुधरने से अपने आप में पूरे भारत की आर्थिक परिस्थिति सुधरी है, वो हमें बात माननी पड़ेगी। तो ये एफडीआई है, तो मोटा मोटा मतलब इसका ये है कि द ट्रेंड ऑफ एफडीआई सिंस द रिफॉर्म्स वर इम्प्लीमेंटेड इज इंक्रीजिंग, यानी कि हमें जो ट्रेंड दिख रहा है वो वर्ष प्रति वर्ष एक प्रकार से ज्यादा होते दिख रहा है। और ऐसा भी कहा जा रहा है, ऐसी भी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है कि अमिड पेंडेमिक, क्योंकि आज का जो वर्ष चल रहा है वो पेंडेमिक का वर्ष है, तो अमिड पेंडेमिक भी भारत में एफडीआई फ्लोज में ग्रोथ देखने को मिला है। तो ये अपने आप में सकारात्मक न्यूज़ है। मगर यहाँ अगर जो है क्रिटिकली एनालाइज करना है तो हम यही कह सकते हैं कि यह सब चीज़ें जो है उसका फ़ायदा हमें यह रिफॉर्म्स के बाद मिला। अगर रिफॉर्म्स नहीं होते तो आज ये एफडीआई की कोई बात ही नहीं होती और ये कोई आंकड़े ही नहीं होते। ठीक है, तो ये प्रथम मुद्दा रहा जिसने सीएम को अपने आप में पावरफुल बनाया, डिस्क्रिशनरी पावर दी है और अपने राज्य को कैसे वो डेवलप कर सके उसकी एक सत्ता दी। दूसरा बिंदु देखें तो सरकारी इजराशाही खत्म हो गई। यस, क्योंकि जैसे हमें मालूम है कि आज़ाद होने के बाद हमने पंचवर्षीय योजना को भारत के ग्रोथ इंजन की जगह पर रखा कि भाई भारत का जो ग्रोथ है वो अब यह पंचवर्षीय योजना के द्वारा चलाया जाएगा, जिसके तहत काफ़ी सारे पीएसयूज का निर्माण किया गया। क्योंकि शुरुआत में जो निजी निवेशकार थे, यानी कि जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स थे, उनकी संख्या भी कम थी। तो इन सारे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने पीएसयू के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित किया और 1956 का जो सेकंड प्लान है वो भी अपने आप में पीएसयू के ऊपर बहुत ही भार देता है। मगर धीरे धीरे ये पीएसयूज इनएफिशिएंट हो गए, लॉस मेकिंग हो गए, ठीक है, करप्शंस हो गया, जो है करप्शंस इनमें बहुत ही प्रिवेलेंट था, साथ ही में सरकार की इजराशाही थी। तो 1991 आने तक जो आशा है 1956 में रखी जा रही थी पीएसयूज से, वो आशा अब यहाँ हमें खत्म होती दिख रही है। तो 1991 से सबसे प्रथम तो ये जो निजीकरण की प्रक्रिया है वो शुरू हुई, जिसके तहत जो सरकारी लॉस मेकिंग थे, इनएफिशिएंट यूनिट्स थे, उनको बेचा गया प्राइवेट इन्वेस्टर्स को। अब प्राइवेट इन्वेस्टर्स ने इस पर्टिकुलर यूनिट्स का मैनेजमेंट लिया और इनको बहुत ही एफिशिएंट बनाया, कार्यक्षम बनाया, प्रॉफिट मेकिंग बनाया। तो यहाँ इजराशाही खत्म हो गई, जिससे नुकसान हो रहा था किनको? राज्यों को नुकसान हो रहा था, जिस राज्य में वो पर्टिकुलर यूनिट स्थित है उनको, और उद्योगों को नुकसान हो रहा था अपने आप में एक एक यूनिट को। उसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल ओडिशा है।
अगर आप ओडिशा का 1991 का बजट देखें या भारतीय सरकार का बजट देखें तो ओडिशा को मात्र और मात्र 8 करोड़ रुपए की एडिशनल रॉयल्टी दी जा रही थी वहां से माइनिंग करने के लिए, उत्खनन खनन करने के लिए। ठीक है, मगर जैसे ही यह पीएसयू का रोल खत्म हुआ, सरकारी रोल खत्म हुआ, तो अगर आज देखें तो आज ओडिशा की प्रतिवर्ष नॉन रेवेन्यू आय जो है, नॉन रेवेन्यू इनकम जिसे कहते हैं, वो अपने आप में 11,000 करोड़ से अधिक है, 11,000 करोड़ प्लस। कहाँ 8 करोड़, कहाँ आज के 11,000 करोड़। ठीक है, तो अगर ये सुधार इंप्लीमेंट नहीं होते तो ये ओडिशा का जो पूरा हैंडल है, ओडिशा का जो पूरा नियंत्रण है वो केंद्र सरकार के हाथ में होता, तो आज यही परिस्थिति होती। यहाँ शायद केंद्र के द्वारा तब 8 दिए जा रहे थे, तो आज वे 80 देते, 100 देते, मगर कहाँ 8 करोड़ और कहाँ 11,000 करोड़। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे सुधारों ने इन राज्यों को भी बहुत ही फायदा दिया है। इन राज्यों की जो तिजोरी है वो अब ओवरफ्लो होने लगी है, एंड इट इज थैंक्स टू द रिफॉर्म्स ऑफ 1991। दूसरा बिंदु देखें तो राज्यों का प्रदर्शन। यस, आज देखें तो आज कर्नाटका, तेलंगाना, केरला, ये सारे राज्य आगे हैं। कभी कभार दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, ये सारे जो राज्य थे वे अव्वल नंबर पर आते थे, अव्वल क्रम पर आते थे, मगर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यहाँ ये जो रिफॉर्म्स है वो बहुत ही अच्छी तरीके से लागू हुए, तो इनको अब फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलने शुरू हुए। तो आज जो परंपरागत खिलाड़ी थे, जो बड़े खिलाड़ी थे, अच्छे खिलाड़ी थे, अब उनको मात दे दी गई है इन नए प्लेयर्स के द्वारा, और ये नए प्लेयर्स आज क्रम के मुख्य में है। तो यहाँ से एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो पश्चिम और दक्षिण के जो राज्य है उन्होंने उत्तर और पूर्व के राज्यों को हरा दिया या उनको पीछे छोड़ दिया, ऐसा हम लोग यहाँ से निष्कर्ष निकाल सकते हैं। एंड इट इज ड्यू टू द रिफॉर्म्स विच टुक प्लेस इन 1981। फिर उसके बाद देखें तो फूड देन एंड जॉब्स नाउ। इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि एक सर्वेक्षण किया गया था 1971 के चुनाव के बाद, 1971 के जनरल इलेक्शंस के बाद एक सर्वेक्षण किया गया, एक सर्वे किया गया, जिनमें 25% से अधिक लोगों ने फूड एंड क्लॉथ्स के ऊपर भार दिया। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि तब परिस्थिति ऐसी खराब थी कि ज्यादातर अधिकांश लोगों को खाना नहीं मिल रहा था, स्टार्वेशन की प्रॉब्लम थी, फूड की प्रॉब्लम थी और क्लॉथिंग की प्रॉब्लम थी, क्योंकि अधिकांश लोगों के पास पैसा ही नहीं थे जो खाने के ऊपर खर्च कर सके, कपड़ों के ऊपर खर्च कर सके। ठीक है, ये परिस्थिति थी 1971 में। मगर वही सर्वेक्षण के तहत 2019 में यह सिद्ध होता है कि राइट नाउ देयर आर ओनली 0.3% which have a priority question of food and clothing। ठीक है, तो ये आप शेयर में गिरावट देखिए। यहाँ 25% लोगों के लिए ये एक अहम मुद्दा था 1971 में, जो आज मात्र और मात्र 0.3% लोगों के लिए ही ये मुद्दा रहा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस रिफॉर्म से ग्राउंड तक, जमीन स्तर तक जो फायदा इसका मिलना चाहिए, जो दिखना चाहिए, वो देखा गया है। एंड राइट नाउ द इम्पोर्टेंट इश्यू इज ऑफ जॉब्स, नॉट ऑफ फूड एंड क्लॉथिंग। सो इसलिए यहाँ कहा गया है कि फूड देन एंड जॉब्स नाउ। तब फूड महत्वपूर्ण प्रश्न था, आज इन आर्थिक सुधारों की मदद से फूड का और क्लॉथिंग का और शेल्टर का जो बेसिक प्रश्न है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, फेड हो रहा है, और उसकी जगह नया प्रश्न आ रहा है जो अपने आप में नौकरियों का है। ठीक है, तो ये फूड देन एंड जॉब्स नाउ का बिंदु है। अब आगे देखें तो राजकीय क्षेत्र में हमें कुछ रूपांतरण देखना है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन देखना है, जिसके तहत 2-3 बिंदु देखने हैं। देखिए, सबसे प्रथम कहता है कि नंबर ऑफ मिडिल क्लास वोटर्स इंक्रीज्ड एंड इट इंक्रीज टू 56%, विच वर ओनली 24%। ठीक है, मगर धीरे धीरे जो नंबर ऑफ वोटर्स है जो अपने आप को मिडिल क्लास कहते हैं, उनके शेयर में ज़्यादा या एक प्रकार से जो बढ़ोतरी है वो देखने को मिली, जो अपने आप में अच्छी बात है। तो यहाँ से सिद्ध होता है कि काफ़ी सारे लोग लो इनकम कैटेगरी से निकलकर मिडिल इनकम कैटेगरी में आ गए हैं, तो ये सुधार की बात है। दूसरा बिंदु कहता है शेयर ऑफ करोड़पति एमपीज एंड एमएलएज, यानी कि जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज है, जो करोड़पति हो, ऐसे सभ्यों में भी एक इंक्रीज देखने को मिला है। ठीक है, और यहाँ प्रतिशत भी है, एमपीज की तादाद जो है वो आज 88% तक करोड़पति है। एमपीज अगर 100 है तो 100 में से 88 करोड़पति है, और एमएलए उससे भी ज्यादा है,
आई मीन उससे कम है, आई एम सॉरी, 10%, और वो है 78%। ठीक है, तो ये इंक्रीमेंट हमें यहाँ आज देखने को मिला है, एंड द होल थिंग्स इज गिवन टू द रिफॉर्म्स ऑफ 1991। उसके बाद प्रादेशिक राजनीतिक पक्षों का प्रभाव बढ़ा। यस, अंटिल 1990 जो रीजनल पार्टीज थी या उनकी जो संख्या थी वो बहुत ही कम थी, मगर 1990s से रीजनल पार्टीज की संख्या में ज़्यादातर जो है हमें एक प्रकार से बढ़ोतरी देखने को मिली। लोकसभा में भी जो नंबर ऑफ पार्टीज है उनकी संख्या में बहुत ही ज़्यादा इंक्रीमेंट हमें देखने को मिला, बहुत ही ज़्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिला। जो लगभग 20 या 23 थी, जो आंकड़ा 23 था कि कुल मिलाकर कुल एमपीज को अगर देखें तो टोटल 23 पॉलिटिकल पार्टीज है, वो 1996 के उसके बाद के इलेक्शंस में लगभग अराउंड 40 to 42 रीजनल पार्टीज हो गई। तो ये इंक्रीमेंट भी यहाँ से देखने को मिला। प्लस यहाँ कांग्रेस के द्वारा जो प्रति चुनाव के मैनिफेस्टो में जो सोशलिज्म का शब्द लाया जा रहा था, सोशलिज्म को वो जो प्रमोट करना चाह रहे थे, वो शब्द ही यहाँ से अब गायब हो गया। 1996 के मैनिफेस्टो से, कांग्रेस के मैनिफेस्टो से सोशलिज्म शब्द जो है वो लगभग 100% नेस्त नाबूद हो गया। तो ये सारे कुछ डेवलपमेंट्स थे पॉलिटिकल फील्ड में, जो कि अपने आप में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के द्वारा लाए गए थे, जो मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया। यहाँ से एक प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू का प्रश्न बहुत ही अच्छा निकल सकता है, जो कि मॉडल के तौर पर आपके सामने है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए जो वर्ष 1991 के आर्थिक सुधार संबंधी है। वर्ष 1991 के सुधार से भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में भारी गिरावट आई, यानी कि एफडीआई में। आर्थिक सुधार बाद मध्यम कक्षा के मतदारों की संख्या कम हुई। आर्थिक सुधार जब से आए तब से जो हमारे कुल मतदार है उनमें से मध्यम वर्गीय मतदारों की संख्या में कमी देखने को मिली है। फिर आर्थिक सुधार बाद प्रादेशिक पक्षों की संख्या भी बढ़ी है। यस, आर्थिक सुधार के बाद प्रादेशिक पक्षों की संख्या बढ़ी है, और आर्थिक सुधार के बाद मुख्यमंत्रियों की शक्ति में बढ़ावा देखने को मिलता है। तो हमारे पास ये 4 कथन है जो कि 1991 के आर्थिक सुधार के साथ जुड़े हुए हैं। हमें इसके ऊपर विचार करना है, और इनमें से जो सत्य कथन है, कथनों है, चाहे एक हो चाहे अधिक हो, उनको हमें चुनना है। ऑप्शन हमारे सामने है। ऑप्शन ए कहता है केवल 1 और 4 सत्य है। ऑप्शन बी केवल 2 और 3 सत्य। ऑप्शन सी केवल 3 और 4 सत्य। और ऑप्शन डी कहता है केवल 2, 3 और 4 सत्य है। तो यहाँ आपको इसके सही जवाब देने का प्रयत्न करना है। हमारी तरफ से इसका सही जवाब इस सेशन के प्रीमियर होने के कुछ घंटों के बाद जो है कमेंट बॉक्स में पिन अप किया जाएगा, आप वहाँ से रेफरेंस ले सकते हैं। तो यही बात थी जो आज बतानी थी। आई होप यू एंजॉय द लेक्चर। हम लोग मिलेंगे अगले ग्रोथ माउंट यूपीएससी के अलग अलग सेशंस में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। देखते रहिए ग्रोथ माउंट यूपीएससी। स्टे सेफ, स्टे लर्निंग।